Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I'm Neha and today discuss about this very important topic is called as a goniometer जो कि बहुत ज़्यादा important है और ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा important है। हम इसका यूज़ क्लिनिकली बेस पे करते हैं जिसमें कि हम ये जो एक गोनियोमीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट को असेसमेंट करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। तो यूज ऑफ द पेशेंट मेजरमेंट ऑफ द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। हम जो भी जॉइंट होता है उसका हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं जिससे कि हम जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को पता कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अप एंगल्स ड्यूरिंग एनी मोमेंट्स। किसी भी मोमेंट्स में हम किस टाइप का एंगल है, कितना जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है, उसे मेजर करते हैं गोनियोमीटर के थ्रू। एंड जो पर्सन है, कोई भी पेशेंट आपके पास आया है तो उसके हमें सबसे पहले उसके जो भी नॉर्मल रेंज होती है वो हमें मालूम होती है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेंज पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो रेंज कितना आ रहा है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और दोनों जो भी रेंज होती है उसे मेज़र करके हम नोट डाउन करते हैं। एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं उन्हें हम मेज़र करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हम जो एक्सरसाइज करा रहे हैं पेशेंट के लिए बेनिफिट है या नहीं है। ओके, तो गोनियोमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द रेंज ऑफ मोशन एनी जॉइंट ऑफ बॉडी। मीन्स कोई भी जॉइंट की जो भी बॉडी है, मीन्स एक्सिस है हमारा, तो उसकी जॉइंट ऑफ जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं गोनियोमीटर। तो बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन कैन बी मेजर। हम एक्टिवली और पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों को मेजर कर सकते हैं। मीन्स पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो कि हम पेशेंट को हेल्प करा के, उसको मूवमेंट्स को करा के कितना ज़्यादा मूवमेंट्स वो कर पा रहा है विद द जो थेरेपिस्ट है उसके उसकी हेल्प से, तो वो मेज़र करेंगे। और एक्टिवली कितना कर पा रहा है उसे भी मेज़र करना है। तो ये जो गोनियोमीटर होता है मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मीन्स गोनियो एंड मैट्रोन। तो गोनियो और मैट्रोन मीन्स क्या होता है? गोनियो मीन्स होता है हमारा एंगल, मैट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जो हमारा जॉइंट है उसका कितना एंगल है, वो कितना एंगल का मूवमेंट्स कर पा रहा है, उसे हम मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो नॉर्मल से जब कम रेंज ऑफ मोशन होता है तो हमें मेजरमेंट की वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट आपके पास कोई आया तो आप जब उससे मूवमेंट्स करने को बोलते हैं तो वो मूवमेंट्स कर रहा है, उसका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहा है, लिमिटेड मूवमेंट्स हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके रेंज को मेजर करने की। तो विद द हेल्प ऑफ द गोनियोमीटर। तो जो गोनियोमीटर होता है देर आर मेनली 4 टाइप ऑफ गोनियोमीटर। फर्स्ट यूनिवर्सल गोनियोमीटर जो कि हम मस्ट है कि हम सबसे ज़्यादा इसे यूज़ में लेते हैं। सेकेंड इज ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर। थर्ड इज पेंडुलम गोनियोमीटर एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रो गोनियोमीटर। ओके, तो जो यूनिवर्सल गोनियोमीटर इज अ मस्ट यूज टू मेजरमेंट विथ ईच जॉइंट ऑफ द एंगल्स। ओके, एंड ग्रेविटी डिपेंडेंट जो गोनियोमीटर तो स्पेशल हम यूज़ करते हैं इसको पैल्विक टिल्ट या जो पैल्विक ड्रॉप हो जाता है उस टाइम पे। यहाँ पे या तो फ्लूइड होता है, फ्लूइड गोनियोमीटर से हम बोलते हैं, और पैल्विक इसे हम फ्लूइड गोनियोमीटर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जब उस एरिया पे हम इसका मेजरमेंट करते हैं जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है, वो चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड होते हैं, तो उस एरिया को मेजर करने के लिए हम ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पेंडुलम गोनियोमीटर एंड इलेक्ट्रो गोनियोमीटर जो कि हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं। तो जो हम मस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं यूनिवर्सल गोनियोमीटर जो कि हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले हम गोनियोमीटर को देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा गोनियोमीटर है, हाफ सर्कुलर गोनियोमीटर है ये। एक होता है जो कि फुल सर्कल का होता है गोनियोमीटर, जिसे हम लार्ज गोनियोमीटर में बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास हाफ सर्कुलर का ही गोनियोमीटर अवेलेबल है, तो ये समझ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसे हम वाइडली यूज़ में लेते हैं। तो ये यूज़ लेते हैं, इसका मीन्स 3 पार्ट्स होते हैं, मेनली डिवाइडिंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो होता है हमारा स्टेशनरी आर्म जो कि बहुत स्टेशनरी आती है लाइक दिस। ये जो है ये हमारे फल्क्रम के साथ ही मूव करते हैं जो कि प्रॉक्सिमल एंड पे हम इसको प्लेस करते हैं। एंड सेकंड जो आर्म है इसे मूवेबल आर्म बोलते हैं, जैसा कि नाम से इसके समझ सकते हो। आई थिंक आप समझ जाएंगे कि मूवेबल आर्म मीन्स मूव जो कर रही है। ओके, एंड जो सेंटर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फल्क्रम, मीन्स जो कि हम जॉइंट के एक्सेस पे प्लेस करते हैं। और ये जो पार्ट हो गया सर्कुलर पार्ट हो गया, ये हमारी बॉडी होती है। ओके, वन बाई वन इनका सारे पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड दिस गोनियोमीटर, ओके, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गोनियोमीटर, कैन बी यूज टू मेजर रेंज ऑफ मोशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल जॉइंट। तो हम इसकी जितनी सारे जॉइंट्स हैं हम ऑलमोस्ट सबकी रेंज ऑफ मोशन को मेजर कर सकते हैं इस गोनियोमीटर के हेल्प से। एंड कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल।
ये प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। अभी मेरे पास मेटल का प्रेजेंट है एंड इट इज हैव मैनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टेशनरी आर्म, मूवेबल आर्म एंड बॉडी। तो स्टेशनरी आर्म लाइक जो कि स्टेशनरी है, जो कि फिक्स है, इसे हम फिक्स आर्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होती है, एक फिक्स आर्म होती है गोनीमीटर की, जो कि एक्सटेंडेड होती है एंड अलाइन विद द प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ द जॉइंट। इसे हम उस एरिया पे अलाइन करेंगे जिस एरिया पे हमारा जो जॉइंट है वो प्रोक्सिमली एरिया है। ओके, एंड नेक्स्ट इज हमारी बॉडी के बारे में समझते हैं। तो जो गोनियोमीटर के लाइक दिस, ये इसे हम बोलते हैं हाफ सर्कल प्रोटेक्टर। यहाँ पे अगर और हाफ होता है इसी के साथ, उसे हम बोलते हैं फुल सर्कल प्रोटेक्टर। तो जो हाफ सर्कल प्रोटेक्टर होता है उसका जो एंगल होता है 0 to 180 डिग्री का एंगल होता है एंड जो फुल प्रोटेक्ट जो होता है फुल सर्कल प्रोटेक्टर उसका 360 का एंगल बनाती है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी। इसके बीच में सेंटर में प्लेस्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फल्क्रम। तो फल्क्रम या इसे हम एक्सिस भी बोलते हैं, जो कि ज्वाइंट की एक्सिस पे हम इसे प्लेस करते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, एक्सिस एंड गोनियोमीटर इज प्लेस्ड ओवर द जॉइंट एक्सिस। अब समझते हैं नेक्स्ट इज मूवेबल आर्म। तो मूवेबल आर्म आई थिंक आप नेम से समझ सकते हैं, मूवेबल आर्म मीन्स जो कि मूव कर रहे होते विद द फल्क्रम के साथ, जो कि हमारे डिस्टल सेगमेंट के साथ मूव करते हैं। जब भी हम कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ ये प्लेस करेंगे, तो जैसे ही हम मूवमेंट जितना ज़्यादा रेंज आती जाएगी उतना ज़्यादा हमारा जो मूवेबल आर्म है वो भी मूव करता है, जिससे कि हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। अलाइन विद द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द जॉइंट मूव्स फ्रॉम द डिस्टल सेगमेंट। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ गोनीमीटर। गोनीमीटर अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गोनीमीटर जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो गोनीमीटर के हेल्प से, तो आपको ही जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, उसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी रेंज आप मेज़र कर रहे हो, आपको रेंज सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस जॉइंट की कितनी रेंज होती है। नॉर्मल रेंज सारे जॉइंट की, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ट्रंक एंड सर्वाइकल। तो आपको सारे मेज़रमेंट पता होना चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे अच्छे से मेज़र कर सकेंगे। और जो भी थेरेपिस्ट है वो एक डिग्री या सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होना ज़रूरी है। तो इट मस्ट बी प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करें, एक फुल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, पेशेंट होगा वो कंफर्टेबल पोजिशनिंग में होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। ओके, टाइट क्लॉथिंग जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट्स को। जो पेशेंट है अगर आपके पास आया वो टाइटनिंग क्लॉथ किया है, टाइटनिंग क्लॉथ ने पहन रखे हैं, तो आपको उससे बोलना है कि ये जो क्लॉथ है उसे आपको रिमूव करना है, वहाँ पे लूज क्लॉथ का यूज़ करेंगे। आई हो सके तो उस एरिया को आप थोड़ा सा अनकवर्ड भी कर सकते हैं, यदि पेशेंट है जो कॉपरेट कर रहा हो, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको प्रोसीजर भी, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस टाइम उससे पहले पेशेंट के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ये जो थेरेपिस्ट है वो क्या करने वाला है। तो उससे पहले आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है, जिससे कि पेशेंट रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। ओके, एंड टाइटनिंग क्लॉथ को मैं रिस्ट्रिक्ट करता है, जो मूवमेंट्स उसे लूज़ करना है। एंड अवॉइड एरर इन टेकिंग रीडिंग। जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, मीन्स गोनीमीटर से जो भी मेजरमेंट ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए रीडिंग करते टाइम, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट क्लॉथ होगा तो वहाँ पे एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। पेशेंट यदि अनकम्फर्ट भी है तो भी एरर आ जाएगा, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पेशेंट की प्राइवेसी का वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट इज इंटायर पोस्चर शुड नॉट बी पेनफुल। जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको ये भी याद रखना है कि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए। जॉइंट में पेन होगा, आप मूवमेंट्स करा रहे हो और पेनफुल है मूवमेंट्स, तो पेशेंट नहीं करेगा और फिर नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगा भी नहीं। तो इसलिए पेनफुल रेंज आपको नहीं दे चेक करनी है। जितना पेशेंट नॉर्मल रेंज कर पा रहा है आपको उतना ही मेज़र करना है, उतना ही एंगल को मेज़र करना है। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं हम इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में। सो टेक्निक क्या होती है कि पेशेंट जो हो स्टेबल पोजीशन वो स्टार्टिंग पोजीशन में हो, और जो भी आप जो प्रोसीजर है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और जो प्लेस कर रहे हो फल्क्रम उसे जॉइंट एक्सिस पे होना चाहिए, और हमारा जो मूवेबल आर्म है वो हमारे डिस्टल एक्सट्रीमिटी या डिस्टल सेगमेंट पे होना चाहिए। और हमारा जो और जो हमारे स्टेबल आर्म है वो हमारा है प्रिकॉशन, जो कि आपको अच्छे समझ में आना चाहिए और इनको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट इज पेशेंट शुड बी लूज क्लॉथ। पेशेंट जो है वो लूज क्लॉथ पहने हुए हो, वॉशेबल हो सके तो उस एरिया को आप अनकवर्ड भी कर सकते हो पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी प्राइवेसी के ध्यान से रखते हुए। और नेक्स्ट इज पेशेंट शुड बी रिलैक्स। जो पेशेंट है वो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलैक्स नहीं होगा तब तक हम उसकी रेंज को, एक्चुअल जो रेंज आ रही है उसे मेज़र नहीं कर पाएंगे।
ओके। नेक्स्ट इज देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं आना चाहिए, जैसे कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो एरर आ सकता है। ओके। नेक्स्ट इज थेरेपिस्ट शुड नो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। पेशेंट जो भी थेरेपिस्ट है वो पहले से उसे जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जो भी एंगल है, पहले से ही उसे पता होना ज़रूरी है, जो नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट इज स्टेबल आर्म शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमल सेगमेंट। जो स्टेबल आर्म जो कि स्टेशनरी आर्म होती है, जो कि हमेशा स्टेबल रहती है, वो हमारे प्रॉक्सिमल सेगमेंट पे हम प्लेस करेंगे। और जो मूवेबल आर्म होती है वो हमेशा प्लेस करेंगे हम डिस्टल सेगमेंट पर। और जो हमारा फल्क्रम होगा वो हमारे जॉइंट की एक्सिस पे प्लेस करेंगे। ओके। तो ये हमारे प्रिकॉशंस थे, कुछ कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जॉइंट की रेंज ऑफ मोशंस को। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया सॉफ्ट टिश्यूज टाइटनेस, हमारे टिश्यूज में टाइटनेस है। ओके। तो वहाँ पे कुछ अडहेशन हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्कार्स डेवलप हो गया, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल रेंज हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्चुअल नहीं आएगी, क्योंकि वो टाइटनेस की वजह से रिस्ट्रिक्ट होगा मूवमेंट्स, वो लिमिटेड मूवमेंट्स हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट अडहेशन फॉर्मेशन है, तो वो अफेक्ट करेगा हमारे रेंज ऑफ मोशन को। कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी इन्फ्लामेशन है अराउंड द जॉइंट, तो वो भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो स्वेलिंग होगी और पेन भी होगा, रेडनेस होगी, जबकि पेशेंट आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने देगा उस एरिया को, उस लिम्ब को। और कोई भी एंगल भी मेजरमेंट नहीं करने देगा गोनोमीटर से। नेक्स्ट इज मसल्स बल्क। यदि हमारी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा वर्किंग है, वहाँ पे हैवी मास है, तो उससे भी हमारा जो एंगल है वो रेस्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट इज पेन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने देगा और आपको परमिट नहीं करेगा कि आप उसके रेंज को मेज़र करो। नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर भी डिपेंड करता है कि जो मेल और फीमेल्स का, कि मेल्स जो होते हैं हाईली फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, तो इससे क्या होता है कि उनकी रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये अफेक्ट करते हैं। एज भी अफेक्ट करती है। आपके पास कोई ओल्ड एजियाटिक पेशेंट आया है और कोई एडल्ट पेशेंट है, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा मीन्स रेंज का अफेक्ट होता है। तो जो एज होती है वो वैल्यू कर, तो जो एज होती है वो वैरी करती है रेंज ऑफ मोशन को। मीन्स क्या होता है कि जो जेनेटिक पेशेंट आया आपके पास, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट स्ट्रक्चर है और उसके जो मसल्स फाइबर है, टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सारे डिजनरेशन होने लगता है। डिजनरेशन होने लगेगा तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो एक्चुअल आएगा ही नहीं। तो ये अफेक्ट करता है हमारे वैरी करता है एज को। और जो एडल्ट पर्सन है उससे तो हम इजीली मेजरमेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट इज अपर मोटर लीजन। अपर मोटर लीजन कोई होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्पास्टिसिटी हो जाती है। स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि हमारी मसल्स का जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है। टोन इंक्रीज होता है मीन्स मसल्स बहुत फास्टली कांटेक्ट करने लगती है। जब हमारी मसल्स फास्टली कांटेक्ट करेगी तो वहाँ पे स्पास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है। स्पास्टिसिटी होगी तो पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा अपने लिम्ब को मेजरमेंट करने के लिए। ओके। नेक्स्ट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कोई हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी मसल्स की फ्लैसिडिटी हो जाती है। फ्लैसिडिटी में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है। वीक होती धीरे धीरे मसल्स वास्टिंग होने लगती है, तो वीक होने की वजह से भी मूवमेंट्स नहीं हो पाएगा, तो हम नॉर्मल रेंज को मेजर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेनफुल कंडीशंस है, टीबी आर्थराइटिस हो गया एंड डबल की मसल्स हो गई, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं रेंज ऑफ मोशन को। बहुत और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये इतने ही नहीं है, और भी हैं। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि जो कि फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ है। जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ है तो क्या आप मेजरमेंट कर पाएंगे इस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को? नहीं कर पाएंगे ना। कोई फ्रैक्चर हुआ है तो भी नहीं कर पाएंगे, कोई सर्जरी हुई है सॉफ्ट टिश्यूज के स्ट्रक्चर के तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। Now we will discuss about the range of motion in upper extremities and lower extremity, जिसमें अपर लिम्ब में हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सुपीरियर रेडियो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट एंड हम लोअर लिम्ब में भी सारे रेंज ऑफ मोशन को समझेंगे। तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। तो शोल्डर जॉइंट में कौन कौन सी रेंज को हम जब मूवमेंट्स कराएंगे, फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे, तो उसमें जो रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए वो हमारे 0 to 180 डिग्री होनी चाहिए। एंड जो कि नॉर्मल रेंज होती है, एक्सटेंशन में कम होती है, जस्ट उसका अपोजिट मीन्स 180 to 0 मीन्स यहाँ से हमारे 0 to 40 डिग्री एंगल ही हम जो नॉर्मल रेंज होती है एक्सटेंशन की इतना ही कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज हाइपर एक्सटेंशन। अगर कोई पर्सन है जो हाईली फ्लेक्सिबल है तो वो और ज़्यादा रेंज को बढ़ा सकता है, तो 0 to 60 डिग्री ही उसकी रेंज ऑफ मोशन
इंक्रीज हो सकता है। abduction मूवमेंट्स करेंगे तो 0 to 180 डिग्री एंगल, एंड adduction करेंगे तो जिसमें इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारी रेंज होगी। मीडियल रोटेशन करने पर 0 to 60 डिग्री और 70 डिग्री भी हो सकता है। लेटरल रोटेशन कराने पर इसका जो एंगल है वो 80 डिग्री और 90 डिग्री भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारी शोल्डर जॉइंट की मेजरमेंट होगी। शोल्डर जॉइंट को जो हम मेज़र करते हैं वो मोस्टली हम फुल सर्कुलर वाला जो हमारा एर्गोनोमीटर होता है उसके थ्रू, उसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं कि वो 360 एंगल का होता है। इससे भी हम मेज़र कर सकते हैं, पर वो लार्ज होता है, उसकी जो आर्म होती है वो लार्ज होती है, तो हम ईज़ी उससे मेज़र कर सकते हैं। ये हमारा हाफ सर्कल गोनोमीटर है सर। ये हम मोस्टली एल्बो जॉइंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। एल्बो जॉइंट का जो फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो 0 to 150 डिग्री होती है, एंड एक्सटेंशन जो मूवमेंट्स कराते हैं उसमें 0, उसके जस्ट अपोजिट 150 डिग्री टू 0 डिग्री एंगल रेंज ऑफ मोशन होता है। नेक्स्ट इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कराएंगे, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन जो मूवमेंट्स कराते हैं, तो जब हम सुपिनेशन कराएंगे तो 0 to 80 डिग्री एंगल आएगा रेंज ऑफ मोशन, या 90 डिग्री रेंज ऑफ मोशन आएगी। प्रोनेशन कराते तो 0 to 80 डिग्री रेंज ऑफ मोशन आती है, 90 डिग्री। ओके, तो सेम इज अ सुपीनेशन एंड प्रोनेशन। रिस्ट जॉइंट पे हम आते हैं तो उसकी रेंज ऑफ मोशन को मेजर करेंगे, तो फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे 0 to 80 डिग्री, एक्सटेंशन मूवमेंट कराएंगे 0 to 70 डिग्री होगा उसकी रेंज ऑफ मोशन। रेडियल डेविएशन एंड मीडियल डेविएशन जो कि लाइक दिस मूवमेंट्स होते हैं, तो रेडियल डेविएशन होता है वो 0 to 20 डिग्री होता है, इतना ही हो पाता है। मीडियल डेविएशन होता है वो 0 to 30 डिग्री हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये हमारा अल्नर डेविएशन हो गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कार्पो मेटाकार्पस और मेटाकार्पस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को। सो रिस्ट जॉइंट को और एमसीपी जॉइंट को, सीएमसी जॉइंट को, इससे हम इस गोनियोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। ये स्मॉल, हमारा स्मॉल साइज़ का गोनियोमीटर्स है जो कि ईजी से हम मेज़र कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल जॉइंट के लिए होता है ये। ओके, तो एमसीपी जॉइंट को जो मेजरमेंट करते हैं उसका जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स आते हैं, फ्लेक्शन जो आता है 0 to 80 डिग्री और 90 डिग्री। एक्सटेंशन जो हम कराएंगे एमसीपी जॉइंट का तो वो 15 to 45 डिग्री एंगल्स हो सकता है। ओके, इसके बीच में आएगा मीन्स जो भी रेंज आएगी। एंड सीएमसी मीन्स कार्पोमेटाकॉर्पस जॉइंट, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होता है एबडक्शन होगा 0 to 50 डिग्री एंगल, अबडक्शन सॉरी अडक्शन 0 to 50 डिग्री एंगल, और जिसका अबडक्शन होता है जस्ट अपोजिट, सॉरी ये थोड़ा सा अपोजिट लिख गया। अडक्शन जो मूवमेंट्स कराएंगे तो वो हमारा जस्ट अपोजिट होगा 50 डिग्री टू एंगल, एंड अबडक्शन जो होता है 0 to 50 डिग्री एंगल का होता है। फ्लेक्शंस कराते हैं 0 to 50 डिग्री एंगल, एंड एक्सटेंशन जो होता है जस्ट अपोजिट 50 to 0 डिग्री एंगल। तो ये हमारी ओवरऑल हो गया अपर लिम्ब एक्टिविटीज़ के गोनीमीटर जो कि रेंज ऑफ मोशन को मेजरमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं रेंज ऑफ मोशन ऑफ लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब की जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले लार्ज जॉइंट के जो कि हम मेजर करेंगे 360 डिग्री जो एंगल वाला गोनोमीटर होता है मीन्स फुल कर्व वाला, तो उसके उसके हेल्प से मेजरमेंट करेंगे कि लार्ज जॉइंट है तो लार्ज जॉइंट के लिए हम लार्ज गोनोमीटर का यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्सर मूवमेंट्स कराएंगे हिप जॉइंट का, तो उसका जो भी रेंज आती है वो 0 to 80 डिग्री आएगी या 90 डिग्री आ सकती है। इसके बीच में आती है एक्सटेंशन मूवमेंट जस्ट जो कि 0 to 135 डिग्री एंगल होता है जो कि ज़्यादा होता है फ्लेक्शन से। ओके, एंड 145 टू 0 डिग्री। अबडक्शन मूवमेंट जो कि 0 to 30 डिग्री और 40 डिग्री हो सकता है, एंड अडक्शन मूवमेंट 0 to 15 डिग्री जो कि बहुत जो इससे कम होता है। लीटल रोटेशन, लिटिल रोटेशन जो एंगल होगा 0 to 30 डिग्री आएगा। मीडियल रोटेशन 0 to 45 डिग्री एंगल। तो ये सारी जो रेंज हैं आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा और इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको नॉर्मल रेंज पता होगी तभी तो आप किसी पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को मेजरमेंट कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कितने इसकी जो भी रेंज आई है उसमें कितना डिफरेंस है, हमें कितना हमारा जो गोल सेट करना है वो भी हमें इससे पता कर सकेंगे कि अब हमें कितना और ज़्यादा रेंज को इंक्रीज़ कराना है पेशेंट में। नी जॉइंट का फ्लेक्शन जो मूवमेंट्स कराते हैं तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है 0 to 135 डिग्री और 145 डिग्री एंगल्स की। एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराते हैं तो 135 और 145 to 0 मीन्स इसके जस्ट अपोजिट। मीडियल रोटेशन 0 to 80 डिग्री एंड लेटरल रोटेशन 0 to 90 डिग्री एंगल। ओके, एंकल जॉइंट की जो मेजरमेंट होती है जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन का, डॉर्सिफ्लेक्शन जो हम कराते हैं तो 0 to 20 डिग्री ही इसकी रेंज ऑफ मोशन आती है। प्लांटर फ्लेक्शन कराते हैं तो 0 to 30 डिग्री और 40 डिग्री मेजरमेंट आ सकता है। इन्वर्जन 15 डिग्री और 20 डिग्री, ईवर्जन 10 to 18 डिग्री। तो ये सारी जो रेंज है अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में सारी रेंज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी रेंज ऑफ जो कि लास्ट है रेंज ऑफ मोशन सर्वाइकल जॉइंट की, तो सर्वाइकल जॉइंट में हो जो कि हम फ्लेक्शन जो रेंज होती है 0 to 45 डिग्री हम फ्लेक्स कर सकते हैं अपनी नेक को, एंड एक्सटेंशन 0 to 30 और 40 डिग्री एंगल से हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन,
सॉरी लेटरली रोटेशन होता है, एंड 0 to 15 डिग्री और 20 डिग्री। तो ये हमारा रेंज ऑफ मोशन हो गया, जो कि हमने अपर लिम्स, लोअर लिम्स एंड सर्वाइकल जॉइंट का और डिस्कस कर रखा है। गोनियोमीटर होते क्या है, यूनिवर्सल गोनियोमीटर्स के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।